हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। आज की क्लास में मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक आपके एडवांस अकाउंट में जो आपका ग्रुप वन का जो पहला पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और कोई टॉपिक और आए ना आए एग्जाम में से इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आना पक्का है। तो ये मान लीजिए कि आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं वो 10 नंबर का एक टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में कंफर्म आएगा। हर बार आता है, इस बार भी आएगा जब आप जनवरी में एग्जाम देने जाओगे। चलिए, तो ऐसा कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है आप सबका सबसे फेवरेट टॉपिक। आई नो आप सभी का फेवरेट है, और जैसे ही मैंने बोला फेवरेट, आप सभी के चेहरे पे मुझे पता है एक स्माइल आ गई है। ये फेवरेट टॉपिक है आपका। ये फेवरेट टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। देखिए, नाम लेते ही मुझे पता है आप सबके चेहरे बहुत ही खिल गए हैं। ये टॉपिक सभी का फेवरेट है, बिकॉज ये टॉपिक मुझे पता है आप सभी को बहुत दिक्कत आती है इस टॉपिक में। शायद आपने करने की कोशिश की हो तो आपसे ना हुआ हो, शायद आपने सिर्फ और सिर्फ सुनने के अकॉर्डिंग भी कि आपके दोस्तों ने आपसे बताया कि ये तो बहुत मुश्किल है यार, छोड़ देना एक्स वाई जेड, शायद आपने पहले से ही मन बना लिया है कि आप इसे छोड़कर जाओगे। बट मैं आज आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं इस टॉपिक के लिए 5 से 6 क्लासेस लेना चाहूंगा, जहां पे रफली आप 6 से 7 घंटे की टोटल लर्निंग करने वाले हो मेरे साथ। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको इस टॉपिक में बहुत सारे एग्जांपल्स करवाने वाला हूं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहने वाली कि प्लीज आप ये सारे के सारे एग्जांपल मेरे साथ सॉल्व कीजिए, एंड कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप वो सॉल्व कीजिए। उसके बाद तय करेंगे कि ये टॉपिक सबसे मुश्किल टॉपिक है या सबसे आसान है। क्या ये टॉपिक हमें एग्जाम में करके जाना चाहिए या छोड़ के जाना चाहिए? मैं डिसीजन आप पे छोड़ दूंगा। आप समझदार हो, आप सीए इंटर के एग्जाम देने वाले हो, कुछ सालों बाद आप सीए बन जाओगे, तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं। पहले एक बार बिना किसी मिथ को माइंड में रखे हुए कि ये चैप्टर आसान है मुश्किल है, सब चीजों को भूल के बस एक बार आप 6-7 दिनों के लिए, 6-7 घंटों के लिए मेरे साथ इस टॉपिक पे समय लगाएं। मैं आपसे बहुत ज्यादा समय नहीं मांगूंगा, सिर्फ 6 से 7 घंटे की लर्निंग है, जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये चैप्टर मुश्किल है या आसान है। शुरुआत में आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, थोड़ी सी आपको दिक्कतें आए, बट प्लीज मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने लास्ट तक इस टॉपिक को कंटिन्यू रखा तो मैं आपको खुद गारंटी देता हूं कि आप खुद एक ऐसा जो है कमेंट इस चैप्टर के लिए डालने वाले हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो शायद। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है, ये 3 एएस हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। AS 21, AS 23 और AS 27। जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो ये 3 एएस है, बिकॉज ये तीनों ही कंसोलिडेशन की बात करते हैं। ये हम इस एएस में पढ़ते हैं, सॉरी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एग्जाम में से क्वेश्चन जब आएगा तो मोस्टली AS 21 का आता है, बट इस बार सितंबर के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि AS 21, 23 और 27 तीनों से क्वेश्चन पूछा गया। कैसे पूछा गया, क्या था, वो अभी आप मत देखना, आपने पहले किया हुआ है, तो भी मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप उन चीजों में मत जाइए। हम डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, एग्जाम का भी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जो आपके आईसीआई का मॉड्यूल है, सब कुछ करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं जो आज आपको ये टॉपिक बता रहा हूं कंसोलिडेशन का, इसमें 3 एएस है, एएस 21, 23, 27। ये तीनों एएस क्या करते हैं? नंबर 1, AS 21, ये बात करता है कि आपकी जो सब्सिडरी कंपनीज होती हैं उन्हें कैसे कंसोलिडेट किया जाए। उसके बाद AS 23, ये बात करता है कि आपकी जो एसोसिएट होती है, एसोसिएट कंपनी होती है, उन्हें कैसे कंसोलिडेट किया जाए। एंड लास्ट जो AS 27 है, वो डील करता है आपके ज्वाइंट वेंचर से। ये AS 27 ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग बताता है, जहां पे ये भी बताता है कि आपको अपने सेपरेट फाइनेंशियल में क्या अकाउंटिंग करनी है, एंड साथ में ये भी बताता है कि AS 27 में कंसोलिडेशन कैसे होगा ज्वाइंट वेंचर का। तो ये 3 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा वेटेज है AS 21 की, बिकॉज बहुत हाई चांस है कि आपका AS 21 से क्वेश्चन आए। AS 23 और 27 तो बहुत छोटे टॉपिक है, जो हमें हार्डली 1-1 घंटे का समय लगने वाला है, जिसमें हम आराम से कवर कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस फॉर द टाइमिंग AS 21 पे रहेगा, एक सब्सिडरी को कैसे कंसोलिडेट किया जाए। ठीक है,
चलिए, अभी टॉपिक समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या, लेट्स से एक कंपनी है ए लिमिटेड। ये कंपनी अपना बिजनेस करती है सारे साल, सेल परचेज करना, एसेट्स परचेज करना, अपने जो है स्टॉक्स परचेज करना, उसको बेचना, देन डेटर से पैसा कलेक्ट करना, क्रेडिटर्स को पे करना, न्यूमरस ट्रांजेक्शन ये पूरे साल में करते हैं। एंड साल के एंड में आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनको समराइज करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, यस और नो। सारी कंपनियां ईयर एंड पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिसमें वो क्या करती है, लेट्स से ए लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी, अपना बैलेंस शीट बनाएगी, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी और नोट्स टू अकाउंट बनाएगी। तो यूजर्स को बताया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर ए ने क्या कमाया, क्या खर्चा किया, एंड साथ में ए की फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड क्या है, ये चीज ए कन्वे करता है थ्रू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप ए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको सिर्फ ए की फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया लगता है, बट कई बार ऐसा होता है कि ए ने अपना कुछ पैसा लेट्स से एक कंपनी बी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा है। बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स के 70% शेयर्स ए ने परचेज कर रखे हैं। एंड आपको पता है अगर ए के पास बी का 70% शेयर होगा तो यहां पे हम ए को नाम देते हैं होल्डिंग कंपनी एंड बी को नाम दिया जाता है सब्सिडरी कंपनी। अगर एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर होते हैं, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन के आता है। अब ईयर एंड पे ए ने जब अपनी बैलेंस शीट बनाई तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन उसने बता दी, बट आप ये देखिए कि ए ने एक अच्छा खासा पैसा किसी दूसरी कंपनी में भी लगा रखा है, और वो कंपनी जो बी लिमिटेड है वो ए की सब्सिडरी है, यानी मैं कहूं तो ए के पास बी का कंट्रोल है, ए जैसे चाहे बी को चला सकता है। एंड अगर आप ध्यान से समझोगे तो बी में जो मैक्सिमम पैसा है वो ए से ही आया है। हो सकता है ए ने इस कंपनी में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा हो। जब अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो वहां पे ए ने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट दिखा दी कि हमने बी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं ऑफ 20 लाख। जब अपने सेपरेट फाइनेंशियल बनाए ए ने तो सिर्फ कहा कि हमने पैसा लगा रखा है 20 लाख, क्योंकि आपने कहीं पे इन्वेस्ट ही कर रखा है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप ईयर एंड पे बात करोगे तो एक्चुअल में ए की पोजीशन को जानने के लिए, क्योंकि ए ने पैसा कहीं और भी लगा रखा है, तो आप सिर्फ ए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ए की बैलेंस शीट से ए की पोजीशन का पता नहीं लगा सकते। इसे ऐसे समझिए कि ए लिमिटेड जो है वो एक्चुअल में एक फादर है, और फादर ने अपने टोटल पैसे में से, टोटल वर्थ में से कुछ पैसा अपने ही बेटे को दे रखा है कि भाई तुम भी बिजनेस करो। तो फादर की अकेले की बैलेंस शीट से हमें उस फैमिली की सिचुएशन, उस फादर की रियल सिचुएशन पता नहीं चलेगी। तो सर क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में हमें एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, हमें एक और एसपीएल बनाना पड़ेगा, हमें एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब ये किसका बनेगा सर, इसमें फादर एंड सन यानी कि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों को मिला के बनाया जाएगा आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और आपका कैश फ्लो। इससे आपको रियल सिचुएशन पता चलेगी पूरी की पूरे परिवार की, पूरी की पूरी फैमिली की। ये जो कंबाइंड फादर और सन, होल्डिंग और सब्सिडरी के जो फाइनेंशियल बनते हैं, इसी को कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपके कंबाइन होके बने, कंसोलिडेट करके बनाए गए हैं बोथ होल्डिंग और सब्सिडरी को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब हम बात करते हैं ए लिमिटेड की, तो ए लिमिटेड दो टाइप के फाइनेंशियल बनाएगी। एक वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए लिमिटेड का डेटा दिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए लिमिटेड का डेटा दिखाया जाएगा, और एक वो जिसमें ए लिमिटेड अपना एंड साथ में उस कंपनी का भी फाइनेंशियल डेटा दिखाएगी जिसका पैसा ए से ही आया है, जिसमें पैसा ए ने खुद लगाया है। तो ऐसे केसेस में ए लिमिटेड दो टाइप के फाइनेंशियल बनाएगी। ये जो फाइनेंशियल है इसे हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। जबकि
ए और बी का जो कंबाइंड है इसे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। जो हमारा एएस 21 है उसका पर्पस यही है कि ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है इसे कैसे बनाया जाए। हमारे एएस 21 का मेन इंटेंशन यही है, ये समझाना कि ये वाले फाइनेंशियल्स कैसे बनते हैं। सर यहां पे क्या ए ने दो सेट ऑफ फाइनेंशियल बनाए हैं? द आंसर इज यस। वन इज सेपरेट फाइनेंशियल जिसमें वो खुद अकेले खुद की पोजीशन दिखाएगा, खुद की बैलेंस शीट, खुद का कैश फ्लो और खुद का प्रॉफिट एंड लॉस। वहीं पे साथ में वो एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें वो खुद के साथ उस कंपनी को भी इकट्ठा कर लेगा, मर्ज कर लेगा, कंसोलिडेट कर लेगा जिसमें उसने पैसा लगा रखा है और जिसका उसके पास कंट्रोल है। क्योंकि सही मायने में बी के पास जो है वो भी तो ए का है, 70, 80, 90% शेयर ए का है, इसका मतलब ए ने मेजॉरिटी ऑफ द पैसा वहां लगा रखा है, तो इसका मतलब बी का है वो ए का ही तो है। तो इसलिए ए की सही पोजीशन जानने के लिए हमें एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है जिसमें ए और बी दोनों के डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। बट वो इकट्ठा कैसे करना है, क्या करना है, यही हमें इस कॉन्सेप्ट में समझना है। और यही हमारा टॉपिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यही हमारा टॉपिक है जिसमें हमें एएस 21 में बताया गया है कि कैसे डेटा को कंबाइन करना है। ये सारे प्रिंसिपल हमें समझने हैं। आई होप आपको ये बात बेसिक समझ में आ गई होगी कि कंपनी दो टाइप के फाइनेंशियल बनाती है। वन इज सेपरेट फाइनेंशियल जहां वो सिर्फ अपना अपना डेटा दिखाती है, और वहीं दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल जहां वो अपना और अपने साथ अपने बच्चों का यानी कि सब्सिडरी का डेटा भी कंबाइन करके दिखाती है। और एएस 21 सिर्फ इससे डील करता है कि आप अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल कैसे बनाओगे। चलिए अब क्या लिखा गया देखिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप मतलब ग्रुप यानी पूरी फैमिली जिसमें पेरेंट और उसके बच्चे यानी कि होल्डिंग और सब्सिडरी शामिल होते हैं। प्रेजेंटेड एज दैट दोज ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाए जाते हैं जैसे एक पूरी फैमिली एक सिंगल एंटरप्राइज, एक सिंगल एंटिटी अपने आप में। जब ए और बी का मर्ज किया जाएगा डेटा तो ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा कि जैसे किसी एक सिंगल कंपनी का ही फाइनेंशियल डेटा आपके सामने रखा जा रहा है। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल डेटा ऑफ सब्सिडरी, इसमें सब्सिडरी का डेटा शामिल होता है, और एएस 23 और 27 को शामिल कर लें तो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का भी होता है। बट अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे, अभी हमारा फोकस सिर्फ एएस 21 पे है। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या क्या बनाना है? सर स्टैंड अलोन या सेपरेट फाइनेंशियल जब आप बनाते हो, नॉर्मली कंपनी के फाइनेंशियल बनाते हो तो क्या क्या बनाते हो? सर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कभी कभी कैश फ्लो भी बनाते हैं एंड नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। अभी भी वही बनाना है, बस फर्क इतना है कि जो बैलेंस शीट थी वो बन गई है अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बिकॉज वो अकेले एक ही नहीं है, वो किसी और को भी मर्ज करके बनाई गई है। पीएनएल था वो बन गया कंसोलिडेटेड पीएनएल, एंड कैश फ्लो का बन गया कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, एंड नोट्स टू अकाउंट आपके जो नोट्स टू अकाउंट बनेंगे वो इन डेटा के लिए भी बनाए जाएंगे। तो ये चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। बट मैं अगर आपको बताऊं कि इस एएस में सबसे इंपॉर्टेंट या हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहता है वो हमेशा बैलेंस शीट पे रहता है। ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ना, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे बनाई जाती है। तो मेरा पहला फोकस भी इसी पे रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एएस 21 कर रहे हैं जहां पे हम कहते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के डेटा को मर्ज करके हम जो है वो प्रेजेंट करते हैं डेटा। बट शायद आप में से कईयों को सब्सिडरी का डाउट हो कि सब्सिडरी होती क्या है। तो सब्सिडरी एक ऐसी कंपनी है जिसे हम कंट्रोल करते हैं, इस एक ऐसी कंपनी जो हमारे इशारे पे चलती है। तो हम होंगे होल्डिंग और जो कंपनी हमारे इशारे पे चलती है वो होगी हमारी सब्सिडरी। तो एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अदर एंटरप्राइज, कोई दूसरी कंपनी इस कंपनी को कंट्रोल करती है तो ये वाली कंपनी को बोला जाएगा सब्सिडरी। और कंट्रोल दो तरीकों से आ सकता है, आई होप आपने एएस 18 में भी पढ़ा है। कंट्रोल दो तरीकों से आता है। नंबर वन, या तो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर है, आपके पास 50% प्लस की वोटिंग पावर है किसी कंपनी की, या फिर आप मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को आप हटा सकते हो, ला सकते हो, तो अगेन आपके पास कंट्रोल है। दोनों में से कुछ भी हो जाए तो सामने वाली कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है एंड आप कंसोलिडेशन करते हो एट द ईयर एंड। चलिए अगला वर्ड जो हमें समझना है वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे पास बार बार आएगा, तो मैं आपको इसे एक बार समझा देता हूं
बिगिनिंग के लिए कि क्या होता है एक्चुअली में। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इस ए लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, इसके शेयर एक्वायर कर लिए। ए ने बी के 85% शेयर एक्वायर कर लिए। मतलब बी की टोटल शेयर कैपिटल का, बी की टोटल शेयर कैपिटल का 85% हिस्सा तो ए के पास है। 100% में से 85% तो ए के पास है, तो बाकी किसके पास है? अब बाकी किसी के पास भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, सी लिमिटेड, ए, बी, एम, एन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कौन है, बट हमें एक बात जरूर पता है कि उन लोगों के पास बी का 15% हिस्सा है। हम अगर ए लिमिटेड है तो 85% हम पे है और 15 औरों के पास है। कंट्रोल हमारे पास है, बिकॉज हम सारे डिसीजन ले सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर हमारे पास है, तो हम कंपनी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि 100% आपका है, आपके पास तो 85% हिस्सेदारी है कंपनी की, बाकी 15% जिसकी है वो ए, बी, एक्स, वाई कोई भी हो सकता है। इन 15% के हिस्से को नाम दिया जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मेजॉरिटी तो ए के पास है, तो जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि सब्सिडरी कंपनी में बाहर वालों का हिस्सा। होल्डिंग के अलावा जो बाकी हिस्सा बच जाता है वो जिनका होता है उन्हें हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर आप बोल सकते हो। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो बाहर वालों के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है इन दी सब्सिडरी। सब्सिडरी के अंदर अगर 1 लाख की एसेट है तो 85,000 पे हक ए का है, बिकॉज उसके पास 85% हिस्सा है, बट 15,000 के ऊपर हक ये अलग अलग छोटे छोटे लोगों का है, उन्हें नाम दिया जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगर ए के पास 90% हिस्सा होता तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10% होता। अगर ए के पास 70% हिस्सा होता तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30% होता। अगर ए पे 55% हिस्सा होता तो माइनॉरिटी 45 होता। और अगर ए पे 100% हो यानी कि जो बी है वो ए की होली ओन्ड सब्सिडरी हो तो फिर सर माइनॉरिटी है ही कहां? सारा का सारा हम पे ही तो है बी का, तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मीनिंग है। चलिए, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट दैट पार्ट ऑफ नेट रिजल्ट्स और नेट एसेट्स दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू इंटरेस्ट विच आर नॉट ओन्ड बाय पेरेंट। जो हिस्सा पेरेंट के पास नहीं है, आपकी सब्सिडरी की टोटल एसेट में या टोटल प्रॉफिट्स में, वो हिस्सा जो आपके होल्डिंग के पास नहीं है, जो आपके पेरेंट के पास नहीं है, यानी कि बाहर वालों के पास है, उसे कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक चीज याद रखना, अगर माइनॉरिटी वालों के पास 15% हिस्सेदारी है, अगर माइनॉरिटी वालों के पास 15% हिस्सेदारी है, तो कंपनी की अगर एसेट है लेट से 10 लाख की, तो 8.5 लाख रुपए एक ही हिस्सेदारी है और 1.5 लाख रुपए ये माइनॉरिटी वालों का है। कंपनी अगर 2 लाख रुपए कमाएगी, अगर कंपनी का प्रॉफिट 2 लाख होगा तो भले ही 85% ए लेके जाएगा 170, लेकिन 15% यानी कि 30,000 माइनॉरिटी को भी मिलेगा। ये ध्यान रखना, माइनॉरिटी का जितना भी स्टेक होता है वो उतने हिस्सेदारी कंपनी के एसेट में और कंपनी के प्रॉफिट में रखते हैं, तो ये होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए, एक छोटा सा पॉइंट देन हमारे टॉपिक को शुरू करेंगे। एग्जम्पशन फ्रॉम कंसोलिडेशन। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको हम कुछ छूट दे रहे हैं, कब कब कंसोलिडेशन नहीं करना। ये एएस 21 में लिखा गया है कि आपको कब कब कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नंबर 1, अगर आपने जिस कंपनी को एक्वायर किया है जिसमें आपको कंट्रोल मिला है, लाइक ए ने बी का 80% शेयर एक्वायर कर लिया, तो ए के पास कंट्रोल है बी का। बट अगर वो कंपनी जो ए ने एक्वायर किया वो बहुत थोड़े समय के लिए किया, तो 2 महीने में, 4 महीने में हम इसे बेच देंगे, तो दैट मीन्स कंट्रोल की जो इंटेंशन है वो बहुत टेम्परेरी है। आपने बहुत छोटे समय के लिए कंपनी को एक्वायर किया है, तो वहां पे कंसोलिडेशन आपको करने की जरूरत नहीं है ईयर एंड पर। या फिर आपने तो किया है एक्वायर लंबे समय के लिए, बट सब्सिडरी के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है कि वो आपको फंड्स तक नहीं भेज सकती। लेट्स से मेरी एक सब्सिडरी है जो यूएसए में है। अब यूएसए गवर्नमेंट ने एक बैन लगा रखा है कि यूएसए गवर्नमेंट कहती है कि जो अमेरिका की कंपनीज हैं वो इंडिया में रुपए नहीं भेज सकती, इवन अपनी होल्डिंग को भी।
तो ऐसे केसेस में भले ही वो आपकी सब्सिडरी है बट वो आपको पैसे तक नहीं भेज पा रही, तो इसका मतलब आप पे कोई खास कंट्रोल है नहीं उसका, तो हम कहेंगे कि आप इन केस में भी कंसोलिडेशन मत करना। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो कंसोलिडेशन से हमें एग्जम्पशन दी गई है। खैर ये थ्योरी का पॉइंट है, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अब एक पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ये बाद में डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ सेकंड पॉइंट पे आना चाहूंगा। ये पॉइंट आपने पहले से पढ़ा हुआ है। एज पर AS 13 आपने जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव किया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एज पर AS 13 आप जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव करते हो, व्हाट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड? लेट्स से किसी कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की है 2024-25 में, किसी कंपनी के मैंने शेयर एक्वायर किए इन 2024 एंड 25 2024-25 में, बट ड्यू टू होल्डिंग इन 2024-25 2024-25 में मैंने होल्ड कर रखे थे, इसकी वजह से मुझे 2023-24 का डिविडेंड मिल गया। भाई साहब पिछले साल का डिविडेंड और मुझे करंट ईयर में मिल गया, जबकि पिछले साल तो मेरे पास शेयर थे भी नहीं। तो ये डिविडेंड मेरी इन्वेस्टमेंट से पहले के पीरियड्स का है, ये डिविडेंड मेरी इन्वेस्टमेंट से पहले का पीरियड का है, इसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। जब आपने एक्वायर तक नहीं किया था उस समय का डिविडेंड आज तुम्हें मिले तो ये मान लेना कि वो कॉस्ट की रिकवरी है, और AS 13 कहता है कि उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना होता है, ना कि SPL में इनकम दिखाना। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट में से माइनस होता है, ना कि आप उसे एज ए इनकम दिखाओगे। ये ट्रीटमेंट आपने AS 13 में पढ़ा होगा। चलिए ये बहुत काम आएगा। अब हम आगे चलते हैं और मेन मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं यहां से कंसोलिडेशन का टॉपिक शुरू कर रहा हूं। अभी तक मैं जस्ट आपसे बेसिक डिस्कशन कर रहा था कि हमारे पास कंसोलिडेशन होता क्या है और उसमें हम क्या क्या करते हैं, तो बेसिक चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अब पूरे अटेंशन के साथ चैप्टर पे आते हैं और मेन चीजों को डिस्कस करते हैं। यहां से हम एक जंग की शुरुआत करते हैं जो अगले 6-7 घंटों तक हम लड़ने वाले, लगातार नहीं होगी, ब्रेक के साथ होगी। जैसे युद्ध का विराम होता है शाम होते ही, तो आपका भी युद्ध विराम होगा, बट प्लीज डटे रहिएगा मैदान में, आपकी जीत जरूर होगी। चलिए तो टॉपिक है कंसोलिडेशन का। सबसे पहले ये समझो कि कंसोलिडेशन के टाइम पे आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस भी बनाना है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी बनाने हैं। क्वेश्चन मोस्टली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का पूछा जाता है। तो सर बैलेंस शीट का पूछेगा तो प्रॉफिट और लॉस या कैश फ्लो नहीं पूछेगा? नहीं, जब आपसे वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछेगा तो खाली बैलेंस शीट का ही क्वेश्चन पूछेगा, उसी में 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि फुल फ्लेज सब कुछ बनाने को बोल देगा, ठीक है। अगर ऐसा होता भी है तो आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, वंस आप सारी चीजें समझ लोगे तो उन्हें हम इकट्ठा करके बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे जिनसे आप वो चीजें भी समझ सको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत कर रहा हूं, वो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है, अभी मैं आपको ना पार्ट्स में चीजें समझाऊंगा। आपको शायद अभी बैलेंस शीट बनाने को ना मिले, आप शायद अभी पूरा कंसोलिडेशन ना कर पाओ, बट मैं जैसे जैसे आपको करवाता जा रहा हूं प्लीज वैसे वैसे करते जाइए। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा आप बैलेंस शीट बनाना सीख जाओगे, आपको पता चल जाएगा कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। बट पहले मेरा फोकस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने पे नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ 3 चीजों पे कैलकुलेट करने पे है। वन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अदर वन इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड थर्ड वन इज कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये होते क्या है, ये क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, यही हमें डिस्कस करना है। वन बाय वन सब समझेंगे, ठीक है। बट अभी मैं बैलेंस शीट के इन 3 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जो है फोकस करूंगा। बैलेंस शीट बनाने से पहले मुझे ये 3 आने चाहिए। और एक और बात बताऊं, अगर आपको ये 3 बनाने आ गए ना तो बैलेंस शीट बहुत आसान है। फिर बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, सिर्फ खेल है इन 3 चीजों का। और इन 3 चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओवरऑल आपके क्वेश्चन में जो जो चीजें आ सकती हैं मैंने उन्हें 6 टुकड़ों में बांट दिया है। देयर आर 6 एडजस्टमेंट्स जो हमें समझनी है फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। मैं वन बाय वन हर कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट को डिस्कस करूंगा, हर एक टॉपिक पे हम एग्जांपल करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। बस कसम खाइए कि आप वो प्रैक्टिस करोगे, झूठी कसम नहीं खानी है, सच्ची कसम खाइएगा कि जो क्वेश्चन आप दोगे सर हम वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपने कसम खाई है, ऐसे वो क्रॉसिंग वाला काम नहीं किया और आप मैंने जो ये 6 एडजस्टमेंट बताई है इन सबको एडजस्ट करके चलोगे और इनके क्वेश्चंस करोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। तो एग्जाम्पल 1 से समझते हैं इन तीनों चीजों को जो हमने डिस्कस किए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। पहला एग्जाम्पल देखिए, आप ये जो पीडीएफ फाइल है आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको यहाँ पे जो है पिन सेक्शन में मिल जाएगी और आप इसको प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है हम करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा जब सामने आपके एग्जाम्पल होंगे। बट एक एश्योरिटी मैं आपको देता हूं कि एक बार आपने सारे एग्जाम्पल मेरे साथ कर लिए तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलने वाले, फिर आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। और इवन अगर कोई आपसे कहेगा कि हम ये टॉपिक छोड़ने की सोच रहे हैं तो आपको खुद को लगेगा कि यार ये कैसे कैसे टॉपिक को छोड़ने की बातें कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले एच लिमिटेड एक एग्जांपल है। एच लिमिटेड, मेरे इन एग्जांपल में एच होल्डिंग कंपनी है और एस सब्सिडरी है। चलिए, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को एच ने एस में 75% शेयर एक्वायर कर लिया। दैट मीन्स 1 अप्रैल को एच के पास एस का कंट्रोल आ गया है, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर आ चुके हैं। चलिए, इस कंट्रोल को एक्वायर करने के लिए आपने 5 लाख रुपए दिए, यानी कि एस के 75% शेयर की वर्थ आपने 5 लाख रुपए दिए। ओके, बैलेंसेस ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन दैट डेट, जिस दिन आपने एक्विजिशन किया उस दिन एस की बैलेंस शीट में क्या पड़ा है? एस के पास है सर इक्विटी कैपिटल है 4 लाख की, एस के पास है सर रेवेन्यू रिजर्व 1 लाख के, और एस के पास है सर प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख का। जिस दिन यानी कि 1/4/24 को जब आपने कंपनी में 75% शेयर एक्वायर किया, कंपनी के पास 4 लाख की कैपिटल, 1 लाख का जो है वो रेवेन्यू रिजर्व और 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस पड़ा है। आपको कहा गया कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या क्या? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये दो चीजें आपको निकालनी है। आप समझते हैं ये होती क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बेसिकली एक कैलकुलेशन है जहां पे हम ये देखते हैं कि जिस दिन हमने एक्वायर किया कंपनी को या कंट्रोल को, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन हमने क्या दिया और हमें क्या मिला। दो चीजों का कंपैरिजन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या दो चीजें हैं? क्या हमने दिया और क्या हमें मिला, इन दोनों का कंपैरिजन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। देखिए, या तो ये होगा कि आपने ज्यादा दिया, आप 1 रुपए का सामान लाए और बदले में सामने वाले को 2 रुपए दिए, आपने ज्यादा दिया। या ये होगा कि आपने कम दिया, आप 100 रुपए का सामान लेके आए और आपने सिर्फ 80 रुपए दिए। दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। आज आपने 1 अप्रैल को जब एस को एक्वायर किया तो आपने क्या दिया? सर हमने 5 लाख रुपए वहां पे उस दिन दिए उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। ओके, आपको मिला क्या? यह है दिया क्या? आपने 5 लाख रुपए दिए। अब मिला क्या? कहोगे सर एस में 4 लाख की कैपिटल है, एस में 1 लाख का रेवेन्यू रिजर्व है और एस में 1 लाख का प्रॉफिट है। तो आप कहोगे सर एस में टोटल 6 लाख की नेटवर्थ है। नेटवर्थ नेट एसेट कह लो। बैलेंस शीट बनाते हैं तो नेट एसेट दो तरीके से निकलती है, या तो शेयर होल्डर फंड को ऐड कर लो, या फिर टोटल एसेट में से अगर लाइबिलिटी माइनस कर दे तो भी तो नेटवर्थ बचती है। यस और नो? नेटवर्थ निकालने का मैं आपसे कह रहा हूं दो तरीका है, या तो शेयर होल्डर फंड में कैपिटल को, रेवेन्यू रिजर्व को, एसपीएल को, सिक्योरिटी प्रीमियम को, इनको जोड़ लो, या फिर सारी एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो भी नेट एसेट निकल जाएगी। तो दोनों तरीके ही वैलिड है। मेरे पास यहां पे सीधा का सीधा शेयर होल्डर फंड्स का बैलेंस अवेलेबल है, तो मैं कहूंगा कि मुझे 6 लाख की वर्थ मिल गई। क्या सारा मेरा है? क्या सारा मेरा यानी कि एच का है? आप कहोगे नहीं सर, एच के पास तो 75% हिस्सा है। तो यानी कि 6 लाख रुपए में 75% हिस्सा एच का है, यानी कि क्या मिला आपको? 4.5 लाख रुपए की नेटवर्थ मिल गई आपको एस की। मैंने दिया क्या? 5 लाख, और मुझे मिला क्या? 4.5 लाख। इसका मतलब मैंने ज्यादा दिया है। कितना ज्यादा दिया है? 50,000 रुपए। मैंने 50,000 रुपए ज्यादा दिए हैं। और किसी को हम ज्यादा क्यों देते हैं? बिकॉज वो उनकी गुडविल होती है। अगर हम किसी को ज्यादा पे करके आ रहे हैं मतलब वो उनकी गुडविल के नाम के पैसे दिए हैं, हेंस 50,000 की गुडविल आएगी, इसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल।
तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंपैरिजन है कि क्या मिला और क्या दिया, और ये कंपैरिजन हमेशा जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर किया उसी दिन किया जाता है। यानी कि एक चार को आपने 5 लाख रुपए दिए हैं तो एक चार को ही आपको देखना होता है कि क्या मिला, एक चार को क्या दिया, एक चार को क्या मिला, इन दोनों के कंपैरिजन से आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मिलता है। तो एक सिचुएशन ये होगी कि आपने ज्यादा दे दिया, तो इसका मतलब सामने वाले की गुडविल रही होगी जिसके नाम का आपने पैसा दिया, जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 में यहां पे आ रहा है। एक और सर्कमस्टांस भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता था कि आपने 3 लाख रुपए ही दिए और बदले में 4.5 लाख का सामान मिल गया। 3 लाख रुपए देके अगर आपको 4.5 लाख का सामान मिल गया, दैट मीन्स आपने सस्ता खरीदा है, आपने सस्ता खरीदा है, आपने फायदा उठा लिया। तो ऐसे फायदे को हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। आपको सस्ता सामान मिल गया। सेम कॉन्सेप्ट अमलगमेशन में भी लगाया जाता है। अगर आपने पैसा कम दिया है और सामान ज्यादा वर्थ का मिल गया तो आपको फायदा हुआ है, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है आपका पहला चीज, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंपैरिजन है किस किस चीज का, क्या दिया और क्या मिला, किस दिन। एक आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर किया, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मींस या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड्स कंपैरिजन बिटवीन व्हाट वी गेव एंड व्हाट वी रिसीव्ड एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। चलिए दूसरा सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है सब्सिडरी में बाहर वालों का हिस्सा, सब्सिडरी में बाहर वालों का हिस्सा। सर हमारा कितना है, 75%, तो इसका मतलब 25% बाहर वालों का है। तो इसका मतलब आपकी जो ये 6 लाख की वर्थ है ना, इस 6 लाख में 25% हिस्सा बाहर वालों का है। 75 हमारा है नो डाउट, बट 25 तो औरों का है, तो उस हिस्से को माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा सर 1.5 लाख रुपए का। दिस 1,50,000 इज योर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सब्सिडरी में बाहर वालों का हिस्सा। क्या ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये था मेरा एग्जाम्पल 1। अब सिमिलर वे में मैंने एग्जाम्पल 2 बना रखा है। सेम सिचुएशन है, बस फर्क इतना है कि इस बार आपने सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। सारा कुछ सेम है, सब फिगर सेम है। अगेन आपको वही दो चीजें निकालनी है। आप कहोगे सर हमें जो कंपनी की वर्थ मिल रही है, दिख रही है 1 अप्रैल को, वो है 6 लाख रुपए, एंड उस 6 लाख के लिए आपने 4 लाख रुपए दिए, बट आपका हिस्सा कितना है? सर हमारा हिस्सा इसमें 75% का है। तो 6 लाख में आपका हिस्सा 75% मतलब 4.5 लाख रुपए एच के हिस्से के हैं। उस 4.5 लाख की नेट वर्थ को एक्वायर करने के लिए आपने दिया क्या? 4 लाख। तो आप कहोगे सर हमने सस्ता सौदा ले लिया, 4.5 लाख की नेटवर्थ लेने के लिए हमने सिर्फ 4 लाख दिए, तो कुछ सस्ता मिल गया। तो ऐसे केसेस में 50,000 का फायदा हो गया है आपको, क्योंकि आपको सस्ता सामान मिल गया है। इसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, क्योंकि आपको फायदा हुआ है और ये फायदा कोई ऐसा फायदा नहीं है जो रोज रोज हो, तो इसे आप कैपिटल रिजर्व में दिखाते हो। ठीक है, याद रखना ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, चाहे आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे हो, चाहे आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालोगे, चाहे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की जाएगी। याद रखना हम सेपरेट फाइनेंशियल्स बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सीख रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट सारी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में होती है, सेपरेट फाइनेंशियल में कुछ नहीं होता। जब आपने सब्सिडरी कंपनी में 5 लाख रुपए के शेयर एक्वायर किए ना, तो भाई एक एंट्री की जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस। और आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, नॉन करंट एसेट में आप इन्वेस्टमेंट दिखा दोगे कि 5 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रखी है, दैट्स इट। और कोई कैलकुलेशंस, कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी होती इन योर सेपरेट फाइनेंशियल्स। ये जो तामझाम, ये जो भी चीजें हम प्लस माइनस कर रहे हैं, ओनली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी होती है। चलिए, तो ये था मेरा एग्जांपल 2। अगेन माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम रहेगा बिकॉज मैंने वही एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी यानी कि बाहर वालों का हिस्सा वही 1.5 लाख रहने वाला है। ठीक है, बट इस बार हमारा कैपिटल रिजर्व आया था 50,000 का। चलिए, चलो अब एग्जांपल नंबर 3, ये मैं आपको कहूंगा कि आप होमवर्क में ट्राई कीजिए इसे। ठीक है, देखो
आप कहोगे सर ये क्या आप बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हो, हमने सुना है कंसोलिडेशन में बहुत कुछ आता है, बड़े क्वेश्चन आते हैं, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हो। मैं कह रहा हूँ बच्चों वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हम लेजेंड वाले क्वेश्चन तभी पहुंचेंगे, ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मेरे साथ चलिए। हर एग्जाम्पल जो हमको कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने को वो कीजिए, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो प्रोसेस है वो इसी टाइप से बिल्ड होगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपको अभी दे रहा हूं, आप इसे अभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी के अभी इसको वीडियो को पॉज कीजिए और अभी सॉल्व कीजिए। आपके रेफरेंस के लिए आंसर यहाँ पे है, ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है अपना चेक कर सकते हो कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया है, आगे नहीं सरकाया है कि ठीक है सर हो जाएगा बाद में कर लेंगे, नहीं। अगर आप चाहते हो कि सही में आप ये टॉपिक करो तो वापस जाइए और एग्जाम्पल करके आइए। आई होप अब तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दो चीजें हैं जो हमें निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन क्या दिया और क्या मिला। तो बेसिकली नेटवर्थ में हमारी हिस्सेदारी देखनी होती है हमें कि हमें क्या मिली और बदले में हमने क्या रुपए दिए। दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट बाहर वालों का हिस्सा। यूजुअली ये बैलेंस शीट डेट पे निकाला जाता है। जैसे ऊपर के 3 एग्जांपल में हमने 1/4 को कैलकुलेट किया, ऐसा नहीं होता है बट क्वेश्चन मांग लेता है फिर भी कई बार, बट नॉर्मली ये ईयर एंड पे ही निकाला जाता है, ठीक है, बट निकल किसी भी डेट का सकता है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। अभी हमने जो नेटवर्थ निकाली थी या नेट एसेट निकाली थी उसमें हमने कहा था शेयर होल्डर्स फंड की साइड से एडिशन करिए, कैपिटल, रेवेन्यू रिजर्व, P&L, आपने इनको जोड़ा और इसमें होल्डिंग का हिस्सा देख लिया। अब दूसरे टाइप के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो कई बार पेपर में या आपके मॉड्यूल में जो भी है वो कवर्ड भी है, तो उनको देखते हैं। देखिए, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 60% शेयर ऑफ एस। एस के 60% शेयर एच ने एक्वायर किए ऑन 1 अप्रैल 2024। तो क्या 1 अप्रैल 24 को मेरे पास कंट्रोल आ गया? द आंसर इज यस। और जिस दिन कंट्रोल आता है उसी दिन आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना होता है। अब देखिए, आपने 12,70,000 रुपए दिए हैं फॉर दिस 60% स्टेक। 60% हिस्से के लिए आपने 12,70,000 रुपए दिए। अब बैलेंसेस क्या है आप देखोगे, बैलेंस शीट में कैपिटल है 5 लाख की, ये एस की बैलेंस शीट है, ठीक है, एस की बैलेंस शीट है सब्सिडरी की। कैपिटल है 5 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस है 6 लाख के, 12% डिवेंचर है 3 लाख के, क्रेडिटर है 6 लाख के। तो टोटल मिला के आप देखोगे 20 लाख बैलेंस शीट का टोटल है। एंड सिमिलर वे में यहाँ पे आपकी कुछ एसेट्स हैं, अगेन टोटल हो गया 20 लाख। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहां पे आएगा मार्केट वैल्यू इज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। आपकी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू 10% ज्यादा है। तो जो फिक्स्ड एसेट आपकी बुक में 10,70,000 की दिख रही है, मार्केट में उसकी कीमत 10% ज्यादा है। ओके, स्टॉक जो है वो 5% से आपको घटाना है। इसकी वैल्यू आपने ज्यादा दिखा रखी है तो आपको इसे 5% कम करना है। एंड लास्टली जो डेटर्स हैं उनके ऊपर भी एक प्रोविजन तो बनना चाहिए 5% का, यानी कि ये भी थोड़े ज्यादा ही है तो ये भी आपको 5% घटाने हैं। अगेन आपसे बोला गया कि वही दो चीजें फिर से कैलकुलेट कीजिए। तो सर इस बार ये कुछ अलग टाइप से इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट की गई है, बट अभी भी निकालनी वही चीज है। वन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड अदर वन इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब था कि सर हमने दिया क्या और हमें मिला क्या। तो सबसे पहले आपने दिया क्या? इस एग्जाम्पल में आपने जो दिया है, तो यहां पे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर है 4th। सबसे पहली चीज देखिए, प्रॉपर वर्किंग बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो हमें यहां पे निकालनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब हमने दिया क्या और हमें मिला क्या, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपने दिया क्या? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने दिया क्या? सर हमने जो दिया है वो है 12,70,000 रुपए, ये हमने दिया है, ठीक है। चलिए, तो आपने दिया 12,70,000। अब आपको मिला क्या? मिला क्या? तो मैं कहूंगा सर जो नेट एसेट है, जो भी नेट एसेट इन कंपनी की बनेगी इसकी, उसका 60% आपका ही तो है, यही आपको मिला है। तो आप कहोगे सर इसकी नेट एसेट है कितनी? तो हमें नेट एसेट देखनी पड़ेगी कि इसकी नेट एसेट कितनी है।
एस की जो भी नेट एसेट निकलेगी 1/4/24 को एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उसका 60% हमारा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें मिला क्या। तो देखते हैं नेट एसेट कितनी है, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे नेट एसेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेट एसेट की, तो नेट एसेट्स निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स को जोड़ लो, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी। एंड जब जब मार्केट वैल्यूज गिवन होती है तो हमें एसेट माइनस लायबिलिटी वाला तरीका यूज करना चाहिए। तो देखते हैं क्या नेट एसेट है। सबसे पहले है फिक्स्ड एसेट्स। आप देखोगे फिक्स्ड एसेट्स की बुक में वैल्यू जो गिवन है वो है 10,70,000। 10,70,000 ये आपको बुक वैल्यू गिवन है, बट एक्चुअल वैल्यू इनकी 10% आपको ज्यादा लेनी है। 10% ज्यादा लेनी है, इसका मतलब आपके लिए वैल्यू होगी 11,77,000 रुपए। दिस इज मार्केट वैल्यू। आपको मार्केट वैल्यू देखनी है, एक्चुअल में तो आपको रियल नेटवर्थ देखनी है ना कि हमें बुक्स के हिसाब से। हमने एक्चुअल में रुपए 12,70 दिए हैं, 12,70,000, तो मुझे एक्चुअल वैल्यूज देखनी है, ना कि बुक वैल्यूज। तो हम बुक वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं विद मार्केट इफेक्ट, जो मार्केट के चेंजेस है उसके हिसाब से बदलते हैं। चलिए अगली चीज स्टॉक, इसको आपको 5% घटाना है, तो 330 का स्टॉक है, आप इसे 5% घटाओगे तो 3,30,000 में से 5% कम कर देंगे तो ये बचेगा 3,13,500। एंड सिमिलर वे में जो आपके डेटर्स हैं, उन डेटर्स में भी आपको 5% घटाना है या प्रोविजन बनाना है, एक ही बात है, तो हम वो भी करेंगे। तो 570 माइनस 5% यानी कि 5,41,500। अब इसके अलावा सर हमारे पास कैश बैलेंस भी है। कितना कैश बैलेंस है? 30,000 का। तो ये आपके पास कैश बैलेंस है। ये है आपकी एसेट्स ऑन मार्केट वैल्यू। अब इसमें से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करते हो। लाइक आपकी बुक्स में क्रेडिटर्स हैं तो उन क्रेडिटर्स को माइनस किया जाएगा। आपकी बुक्स में 12% डिबेंचर्स हैं, उन्हें भी माइनस कर दिया जाएगा। क्रेडिटर्स हैं आपके 6 लाख रुपए के और आपके डिबेंचर्स हैं 3 लाख रुपए के। जब आप ये कैलकुलेशन करते हो तो आपको नेट एसेट आपकी मिल जाती है। तो यहां से आप निकाल सकते हो नेट एसेट जो हमारी होगी वो कितनी रहने वाली है। कैलकुलेट कर लेते हैं, सारे कैलकुलेट कीजिए। यहां से हमारी नेट एसेट आ गई 11,62,000 रुपए की। ये कंपनी एस की नेट एसेट है, मतलब मालिकों के लिए नेट में क्या बचेगा, और ये सारा हमारा नहीं है। हमारे पास इस कंपनी का 60% स्टेक है, तो हम सिर्फ 60% को ही कंसिडर करेंगे, तो जो कि बन के आता है 6,97,200। 6,97,200। और जैसे ही आप इस फिगर को यहां से माइनस करोगे तो आपके पास निकल आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। आपने 12,70,000 रुपए दिए और 12,70,000 रुपए देने के एवज में, बदले में आपको 6,97,200 की एसेट मिली। तो सही मायने में अगर हम देखें तो आपने 5,72,800 रुपए एक्स्ट्रा दिए। अब एक्स्ट्रा दिए हैं तो किस चीज के दिए होंगे? यस, दिस इज गुडविल। ये आपकी गुडविल है। 5,72,800 ये आपकी गुडविल है। तो यहां पे हमने देखा कि नेट एसेट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व के बैलेंसेस को जोड़ के नहीं निकलता, एसेट माइनस लायबिलिटी से भी निकल जाता है। अब आपके माइंड में एक और तरीका भी आ रहा होगा, सर हम क्यों ना सिर्फ और सिर्फ जो एडिशन हुआ है, जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसको देख ले। ये भी किया जा सकता है। लाइक जो आपके फिक्स्ड एसेट था, जो आपका फिक्स्ड एसेट था वो यहां पे बुक्स में 10,70,000 का था, 10,70,000 का, और हमने यहां पे कितना दिखाया? 11,77। दैट मीन्स कितना एडिशन हो गया? 1,07,000। स्टॉक में सर, स्टॉक में रिडक्शन हुआ है। स्टॉक हमारे पास 330 का था और आपने 5% घटाया था, तो यानी कि 16,500 माइनस हुआ है। एंड सिमिलर वे में डेटर की बात करूं तो डेटर में भी 5% कम हुआ था, दैट इज 28,500। तो सर नेट में 1,07,000 से हमने फिक्स्ड एसेट को अपवर्ड वैल्यू किया है, 16,500 से स्टॉक को घटाया है और 28,500 से डेटर को घटाया है। तो नेट में हमारी एसेट्स 62,000 से रिवैल्यू हुई है।
एक एसेट बढ़ी है, 2 घटी है, तो नेट में 62,000 का चेंज आया। तो आप सोच रहे हो सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि कैपिटल जो है वो 5 लाख की है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की है, हमारे पास रिजर्व्स 6 लाख के हैं, और हमारा जो एडिशन हुआ है, जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो 62,000 का, यानी ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बन गया आपका। तो क्या हम ऐसे भी निकाल सकते थे सर 11,62,000 रुपए? यस, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वही आएगा जो आपका ऊपर भी आया था, तो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरीके से ही आप ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो, ये वाला बेटर तरीका है, इसमें गलती के चांस कम है। ठीक है, चलिए, इन एनी केस हमें नेट एसेट ही निकालनी थी, तो वो आप चाहे एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो, चाहे आप शेयर होल्डर फंड्स को ऐड कर लो, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी साथ में करनी पड़ेगी अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहो तो। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। अब ये 11,62 में 60% हिस्सा होल्डिंग का है। 11,62,000 की सब्सिडरी की टोटल वर्थ है, जिसमें 60% हिस्सा होल्डिंग का है, तो सर 40% हिस्सा माइनॉरिटी का हुआ। तो माइनॉरिटी कितना हो जाएगा? 11,62,000 का 40%, तो माइनॉरिटी कितना निकल गया? 11,62,000 का 40%, दैट इज 4,64,800 रुपए, ये आपका माइनॉरिटी आ गया। तो माइनॉरिटी का हिस्सा बन गया 4,64,800। चलिए, तो ये दो चीजें हमें निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारे पास गुडविल आई है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हमने निकाल लिया है। चलिए, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अभी तक हम बेसिक चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं और हमारी दो चीजें निकालना सीख रहे हैं, वन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड अदर वन इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी मैंने एडजस्टमेंट शुरू भी नहीं किए, मैंने आपको बताया था 6 एडजस्टमेंट्स हैं। 6 एडजस्टमेंट में मैंने अभी आपको ना तो नाम बताए हैं, ना मैंने उनको स्टार्ट किया अभी तक। अभी सर हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, और एक बार हमने एडजस्टमेंट शुरू कर दी ना, फिर ये बेसिक चीजें तो आपके लिए बहुत ही बेसिक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से यहाँ पे कवर कर लिया, एक आधा क्वेश्चन बीच में, जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं मॉड्यूल का क्वेश्चन भी आपका कवर करवा दूंगा। तो देखिए क्या हुआ है। एक्स लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ इक्विटी ऑफ जेड लिमिटेड। एक्स ने जेड के 70% शेयर जो है वो एक्वायर किए हैं एज ऑन 31 मार्च 2001। आपने 31 मार्च को 70% शेयर एक्वायर कर लिया, तो यानी कि 31 मार्च को आपके पास कंट्रोल आ गया। कितने रुपए में एक्वायर किया है हमने? 70 लाख रुपए में। हमने 70 लाख रुपीस देके ये 70% शेयर एक्वायर किया है। ओके, अब बैलेंस शीट गिवन है आपको जेड की 31 मार्च को, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 120 लाख का, करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट है 55 लाख की, करंट एसेट है 70 लाख की, लोन्स एडवांसेस है 15 के, डिबेंचर्स है और करंट लायबिलिटी है। आपको एक्सटर्नल एसेट और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जो आपकी सब्सिडरी है उसकी बैलेंस शीट की। अब रिवैल्यूएशन भी करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। अभी एग्जांपल 4 हम जो करके आए हैं, आपको यहां रिवैल्यूएशन भी करना है, जो अभी ऑलरेडी किया नहीं हुआ, नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर। क्या करना है सर? हमें पीपीई को 20% से बढ़ाना है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें चाहिए जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन की नेट एसेट, यानी 31 मार्च की नेट एसेट। और नेट एसेट बुक के हिसाब से नहीं निकाली जाती, मार्केट में क्या भाव है इन एसेट्स लायबिलिटीज का उसके हिसाब से निकालते हैं। तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन करते हैं, ये देखने के लिए कि मार्केट में इनका क्या भाव है, वो एडजस्ट करके ही हम हमारी नेटवर्थ जो है वो या नेट एसेट वो है निकालते हैं। चलिए, इन्वेस्टमेंट को 10% डाउन भी लेके जाना है। साथ में एक और बात लिखी गई है, जो नया पॉइंट है, जो एडिशन है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था। क्या? Z Limited decided and paid dividend at 20% on its equity shares as on 31 मार्च 2001। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। कंपनी जो है Z, जो सब्सिडरी है हमारी, उसने ना डिविडेंड बांटा है 20% इस साल के लिए, 31/3/2001 के लिए, और मैंने एक्विजिशन भी आज ही किया। तो पूरे साल मेरे पास शेयर था ही नहीं कंपनी का, आखिरी डेट पे मैंने शेयर एक्वायर किया, आखिरी डेट पे डिविडेंड बटा मुझे मिल गया, और हेंस मेरे लिए ऐसा डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। बिकॉज आज मैंने एक्विजिशन किया है और ये डिविडेंड पीछे के साल का है, यानी कि मेरे एक्विजिशन से पहले के पीरियड से रिलेट करता है, तो इसलिए ये मेरे लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। और अभी मैंने बताया था
एज पर AS 13 प्री एक्विजिशन डिविडेंड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, ये कॉस्ट में से माइनस किया जाएगा। निकालेंगे कितना बनता है। जेड ने जो शेयर खरीदे थे वो 20 रुपए शेयर के हिसाब से खरीदे थे। ओके, आपको यहां पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल के बताना है जो आपका एक्विजिशन पे बनता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, मैंने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि मैंने क्या लगाया और मुझे क्या मिला। चलिए तो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, कोशिश कीजिए कि आप मुझसे आगे सॉल्व करें, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट अगेन नहीं कर पा रहे तो मेरे साथ साथ रहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो हमें यहां पे एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। चलिए तो सबसे पहले आपने क्या दिया, मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने क्या दिया, तो सर हमने यहां पे 70 लाख रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं? 70 लाख। बट आपको एक डिविडेंड भी मिला है, और वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, बिकॉज जिस दिन आपने एसेट एक्वायर की है उसी दिन मिल गया पिछले साल का, यानी कि आपके एक्विजिशन से पहले का है, तो हेंस कॉस्ट में से माइनस होगा। कितना है या कितना मिलेगा आपको वो निकालते हैं। देखिए याद रखना, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। आपने 70 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 20 रुपए में एक शेयर खरीदा है, तो इसका मतलब आपने 70 लाख रुपए में 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। यस और नो? 70 लाख रुपए आपने लगाए हैं, एक शेयर 20 रुपए का है, आपने 70 लाख रुपए लगाए हैं और एक शेयर जो है वो आपका 20 रुपए का है, तो हेंस आपको 3.5 लाख शेयर मिले हैं, या आपने 3.5 लाख शेयर खरीदे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी फेस वैल्यू, तो क्वेश्चन में गिवन है फेस वैल्यू 10 रुपए। इसका मतलब आपके पास 35 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर है। कॉस्ट भले ही 70 लाख है, बट उसकी फेस वैल्यू 35 लाख है। देखिए कैसे निकाला, मैंने कहा 70 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, एक शेयर 20 का है, तो दैट मींस नंबर ऑफ शेयर आपके पास 3.5 लाख है, और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 है, दैट मींस आपके पास जो माल पड़ा है उसकी 35 लाख फेस वैल्यू है। ऐसा मैंने क्यों निकाला? बिकॉज डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इस 35 लाख रुपए के ऊपर आपको 20% डिविडेंड मिला होगा। आप होल्डिंग कंपनी हो, आपको भी डिविडेंड मिलेगा। जब डिविडेंड बटेगा तो आपको आपके पास जो शेयर है उनकी फेस वैल्यू का 20% यानी कि 7 लाख रुपए मिले होंगे, जिसे मैं कॉस्ट में से माइनस करूंगा, बिकॉज दिस इज माय प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये कॉस्ट में से माइनस होगा। ठीक है, चलिए तो आपकी कॉस्ट बन जाएगी 63 लाख। आपकी कॉस्ट बन जाएगी यहां पे 63 लाख रुपीस। इनफैक्ट इन एक्चुअली में आपने यही पैसा लगाया है कंपनी में। आपको क्या सर 70 लगाया था, बट मैं कहूंगा 7 मिल तो गया वापस, लगाते ही 7 वापस आ गया, तो यानी कि आपकी नेट कॉस्ट है 63 लाख। तो क्या सर हमेशा हमें ऐसे ही करना होता है? बिल्कुल हाँ। और क्या सर ये एडजस्टमेंट सिर्फ कंसोलिडेशन में होती है? द आंसर इज नो। ये इकलौती एडजस्टमेंट है जो आपके सेपरेट फाइनेंशियल में भी ऐसे ही की जाती है। इसका मतलब सेपरेट फाइनेंशियल में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो इनिशियली जब आपने इन्वेस्टमेंट 70 की दिखाई थी, तो वहां भी ये 7 लाख जब एक्चुअल में आएगा तो आप कॉस्ट में से माइनस करोगे और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 63 लाख की आएगी। ये इकलौती एडजस्टमेंट है जो आपके एक्चुअल फाइनेंशियल्स में भी की जाती है। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में ही करते हैं, या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में ही एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये अकेली एडजस्टमेंट है जो आपके सेपरेट में भी ऐसे ही की जाती है। चलिए अब सर ये हमने पैसा लगाया, अब हमें मिला क्या वो देखते हैं। चलिए तो कंपनी की नेटवर्थ निकालते हैं, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं। सबसे पहले आपने पीपीई को 20% अप लेके जाना है, तो जो पीपीई आपकी बुक्स में 120 का दिख रहा है, 120 लाख का दिख रहा है, सही मायने में उसे आप 20% बढ़ा दीजिए, यानी कि वो 144 लाख का है। इन्वेस्टमेंट को 10% घटाना है, इन्वेस्टमेंट को 10% घटाना है, दैट मींस 49.5 लाख रुपीस। करंट एसेट, लोन एडवांस, ये दोनों आपकी एसेट है, बस इसके लिए कुछ नहीं बोला गया,
तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 100% ऑफ द बुक वैल्यू पे ही चलेगा। और लायबिलिटीज ये भी हम मान लेते हैं कि आपकी जो बुक वैल्यू है उसी पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहां से नेट एसेट निकालोगे तो ये बनेगा, जो आपकी पीपीई थी वो 144 लाख की थी, 49.5 लाख के आपके इन्वेस्टमेंट थे, 70 की करंट एसेट थी, 15 की जो आपकी लोन एडवांसेस और एक्सटर्नल लायबिलिटी 140। दैट मीन्स 138.5 लाख की नेट एसेट ये कंपनी की बनी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। ये एस लिमिटेड की आपकी सब्सिडरी की 138.5 लाख की नेट एसेट है। ठीक है, चलिए अब इस नेट एसेट में हमें क्या मिला, तो मैं कहूंगा सर नेट एसेट में ये जो 138.5 लाख की नेट एसेट है, हमारा हिस्सा इसमें होगा 70%, हमें मिलेगा 70%, बिकॉज ये टोटल एसेट है कंपनी की। हमारा हिस्सा यानी कि जो हमारी होल्डिंग है उसका हिस्सा है 96.95 लाख रुपीस का। तो इवेंचुअली आप जब इसे माइनस करोगे तो 63 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी और बदले में आपको 96.95 लाख की एसेट मिल गई है। तो इसका मतलब आपको सस्ता सौदा मिला है, हेंस आपके लिए यहां पे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व ज्यादा मिला है, हमें देना कम पड़ा, तो यहां कैपिटल रिजर्व आ गया आपका 33.95 लाख रुपीस। ये आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। तो यहां पे हमने एक नया पॉइंट समझा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। याद रखना, कॉस्ट में से माइनस होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और ये एडजस्टमेंट आपके सेपरेट फाइनेंशियल में भी की जाती है, जस्ट लाइक आपके जो है कंसोलिडेटेड में भी उसे कॉपी किया जाता है। तो ये आपको जो है एक पॉइंट ध्यान रखना है जो आपका दोनों जगह पे जाता है। अदरवाइज जितने भी कैलकुलेशन है, मे इट बी गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन, या आप इसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, या कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकालोगे, या आगे भी हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अभी मैंने बेसिक बातें डिस्कस करी है। नंबर 1 मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नंबर 2 मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। आई होप आपने यहां तक सब कुछ समझ लिया। अब हमारा जो बेसिक पॉइंट था, जो बेसिक चीजें थी वो कवर हो गई है। हमने ऑलरेडी कंसोलिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू कर दिया है। ऐसा मत समझिएगा कि एडजस्टमेंट आनी शुरू होगी वहां से कंसोलिडेशन शुरू होगा। आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले आप 5 एग्जाम्पल समझो, देन हम आगे के एडजस्टमेंट पे जा सकते हैं। अगर आपने ये 5 एग्जाम्पल अभी तक नहीं किए हैं तो फिर आगे वाली एडजस्टमेंट के लिए आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। बट पहले 5 एग्जाम्पल समझिए, फिर हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट समझेंगे। एंड मैं आपको ये जो है एश्योरिटी दे सकता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इससे आगे हम अगले जो है पार्ट में समझेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। ये जो 5 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं इनको एक बार फिर से करके देखिए। प्लीज क्लास कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़ना। क्लास आपकी पहले भी आपने कंप्लीट की है, जिस भी टीचर से आपने किया है, नो डाउट मैं मानता हूं उन्होंने आपको सबसे बेस्ट करवाया होगा, बट स्टिल मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कमी आपकी रही होगी। आपने तब भी सिर्फ और सिर्फ क्लास कंप्लीट की होगी, और अब भी अगर आप वही काम करोगे तो ये चैप्टर नहीं होगा। तो सर क्या करना है, क्लास बंद कीजिए, पहले 5 एग्जाम्पल फिर से कीजिए, आपका यही काम है। तभी आप छठे एग्जाम्पल पे आना जब आपको 5 एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाए। ये कसम आपको अगेन खुद से खानी है कि सर हम छठा एग्जाम्पल अगला पॉइंट तब देखेंगे, तब समझेंगे जब हम ये 5 पॉइंट्स या 5 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। क्लियर है? आपको अगर अच्छे से करना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। चलिए,